तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्लास 9th का 5th चैप्टर है ये एनसीईआरटी में। तो इजी चैप्टर है, जस्ट दो चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूक्लिड के डेफिनेशन, एग्जाम्स और पोस्टुलेट। ये आपका बेस है एक्सरसाइज फर्स्ट का। और दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, वो आपका बेस होगा एक्सरसाइज सेकंड का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो बेसिकली यहाँ से एक हमको वर्ड मिलता है ज्योमेट्री, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पेन डाउन किया है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि जब हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी लैंड को या फिर किसी अर्थ के पार्ट को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने एक वर्ड ढूंढ लिया ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ अर्थ है ये अभी से तो आप कर नहीं रहे हो, जमीन कभी अभी से आप नहीं ना मेजर कर रहे हो, जमीन को आपके टाइम में आप मेजर कर रहे हो, इसी तरह पहले भी मेजर हुई है। यानी कि ये कहानी है एंशिएंट हिस्ट्री से चली आ रही है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री जहाँ से यूज़ हुई थी वो था इजिप्ट। इजिप्ट की एक छोटी सी कहानी है, जैसे कि उन लोग के पास अगर जो फील्ड्स होती थी फार्मर्स के पास, वो लोग बाउंड्री वॉल बना के रखते थे अपने अपने फील्ड के आगे। अगर बाढ़ आई तो ये वॉल्स जो होती थी वो टूट जाती थी, ये वॉल्स हैं वो टूट जाती थी। अब लक पे डिपेंड करता था कि अंबुजा सीमेंट से बनी थी या किस सीमेंट से, कि बाढ़ आते वक्त थोड़ा टूटती है या पूरा टूटती है। तो इन लोगों को करना क्या था, बेसिकली वापस उसी तरह की वॉल्स बनानी रहती थी विद सेम मेजरमेंट। तब उन लोग के पास उस टाइम पे इतना तो था नहीं कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, इतने हाइट का ही बनाना है तो भैया बना लेंगे। तो उन लोगों ने एक टेक्निक डेवलप की, उसी टेक्निक को मेजरमेंट की टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, तो उससे उन लोगों को कुछ ना पता होते हुए भी वो लोग एक्यूरेट इतने ही साइज की वॉल, फिर से इतना ही लंबाई, इतनी ही चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम उसी तरह बना लेते थे। उसी टेक्निक को उन्होंने नाम दिया मेजरमेंट। अब ये टेक्निक उस टाइम पे इतनी डेवलप करनी थी उन लोगों ने कि वो लोग पिरामिड का वॉल्यूम निकाल सकते थे। इसी बहाने बोल रहा हूँ। इसी के बाद हमारे इंडिया पे आते हैं। इंडिया में भी ज्योमेट्री एंशिएंट हिस्ट्री से ही है, बेसिकली आप बोल सकते हो पुरानी है, कहानी ज्योमेट्री की बहुत पुरानी है। ठीक है, जैसे नहीं होता मोहल्ले की सबसे पुरानी कहानी, उसी तरह ही ज्योमेट्री भी सबसे पुरानी है। और इंडिया में अगर आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो, अगर आपने एसएसटी कभी खोला होगा तो उसमें फोटो वोटो देख लिए होंगे ऊपर ऊपर से। मान लीजिए मैथ्स में एसएसटी का आना ठीक नहीं है, ठीक नहीं इन द सेंस किसी सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। मोहनजोदाड़ो का अगर हाउसेस वगैरह देखे होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि सेम कुछ सेम साइज के होते थे, कुछ थोड़े से बड़े कुछ छोटे। रोड्स जो होते थे उसमें पैरेलल रोड्स दिखाए गए हैं। अगर स्विमिंग पूल वाला टाइप में सिस्टम देख रहे हैं तो वो भी वेल मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये है बॉस की मेजरमेंट उन लोग को भी पता था, उन लोग जानते थे, प्रैक्टिकली करते थे, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, उसका डेफिनेशन डिराइव करना हो गया, प्रूफ वगैरह वो लोग नहीं देते थे। यानी कि जो चल रहा था भैया सिर्फ प्रैक्टिकल रूप में अब तक चल रहा था। तो उन लोग का सिनेरियो ये था कि जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता टाइप। पर उसके बाद चीज़ें बदली, सीन बदला, फिर साइंटिस्ट आने लगे, मैथमेटिशियंस आने लगे। जैसे पहले मैथमेटिशियन आए थे थेल्स। तो थेल्स ने ज्योमेट्री का प्रूफ क्या दिया कि ये अगर सर्कल है ना, तो इसमें जो डायमीटर होता है वो सर्कल को एक और ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। हाफ मत समझ लीजिएगा, तो एक हाफ ही बोल सकते हो बेसिकली। मेरे कहने का मतलब था अपना मार्क्स मत समझ लीजिएगा 2/1 50% वो नहीं। तो जैसे यहाँ पे जो सर्कल है उसका डायमीटर अगर मैंने बना दिया तो वो दो पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल को। ठीक है, थोड़ा सा आसान प्रूफ था, लेकिन उस टाइम का सबसे पहला प्रूफ ज्योमेट्री का यही था। अभी थोड़ा सा फनी लगता है कि अरे भाई ये तो किसी भी बंदे को पता होगा कि अगर एक लाइन अगर ड्रॉ कर दो तो वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन ये पहला प्रूफ था। जाने अनजाने में अब उन्होंने कर दिया तो फिर पढ़ना है। और फिर आए हमारे पाइथागोरस जी, उन्होंने सर्कल और ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे दिए प्रूफ्स, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होगा, सर्कल पे भी दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम दिया है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें दी हैं, कुछ चीज़ें जो नोटेबल हैं। और बाकी फिर आए हमारे यूक्लिड भैया क्या किए कि कुछ इनका उठाए, कुछ उनका उठाए, कुछ अगल बगल से मिलाए और अपनी रचना बना दी। तो बेसिक रचना इन द सेंस अपनी एक बुक बना दी, उस पर आते हैं हम लोग। तो उनका क्या था कि ये इजिप्ट के थे, एक मैथमेटिशियन थे, ये टीचर थे मैथ्स के, और ये अलेक्जेंड्रिया के थे। तो इन्होंने क्या किया, सबका इधर उधर से देखा, हाँ भैया ये कुछ बना के गए, इनका थोड़ा सा ले लेते हैं, अच्छा ये भी कुछ बनाए हैं, इनका भी लिया जाए। तो मतलब मिला जुला के सबका
बना लिए और अपनी एक कुछ अपने पास से भी लगाया, जाहिर सी बात है सब उठा ही नहीं सकते इधर से, कुछ पता था इनको तो कुछ अपना बना लिया। तो बेसिकली इन्होंने अपनी एक बुक बनाई, ठीक है, इन सब का मिला जुला के लेख अपनी एक बुक बनाई, जिनको हम लोग कहते हैं, बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट में 13 चैप्टर थे, उन 13 चैप्टर्स का नाम उन्होंने बुक रख दिया। तो कोई बात नहीं। अब बेसिकली आप इससे ये जान लो कि यूक्लिड्स डिड नॉट इन्वेंटेड ज्योमेट्री, उन्होंने ज्योमेट्री नहीं बनाई है। उन्होंने क्या किया है, सबका कुछ इधर का मिला, कुछ उधर का मिला। तो बेसिकली ही कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ही प्रपोज्ड ऑफ हिज ओन दैट वी स्टडी टुडे। तो ये था कुछ मिला जुला के ओवरऑल ग्लिम्स यूक्लिड्स के एलिमेंट के बारे में। अब यूक्लिड के एलिमेंट में कुछ ज्योमेट्रिकल नोटेशन है, उनके बारे में आते हैं। ज्योमेट्रिकल नोटेशन, एक मिनट बच्चा लोग, लेट मी वाइप इट आउट, इरेज करने दो इसको। ज्योमेट्रिकल नोटेशन पे आते हैं हम लोग। और अगर जो यूक्लिड ने क्या सोचा कि दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं वो 2-4 चीजों से मिलके ही बनी है। तो वो 2-4 चीजें उन्होंने क्या की, एज्यूम की, जैसे कि अगर एक सॉलिड फिगर है, मान लो सॉलिड शेप है, कुछ भी ऐसा बना दिया मैंने, कोई शेप आप अभी दिमाग में मत लेना कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सब ऐसी मोह माया में मत फंसो, अभी जस्ट समझाने के लिए है। तो यूक्लिड भैया ने क्या सोचा कि ये अगर मेरा कोई भी फिगर है, चलो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको सरफेस कहते हैं, आउटर बाउंड्री, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि अगर ये आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, उसको क्या बोल दिया उन्होंने, सरफेस, ठीक है। आउटर बाउंड्री है उसको सरफेस बोल दिया उन्होंने। फिर जो आउटर बाउंड्री, ये सरफेस के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि एक सरफेस है तो डेफिनेटली उसका कुछ एंड पॉइंट तो होगा ना, तो उसी एंड पॉइंट को उन्होंने क्या कह दिया कि बॉस जो एंड पॉइंट होता है ना, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको उन्होंने लेंथ वगैरह बता दिया, ठीक है। सरफेस के मेजरमेंट को उन्होंने लेंथ और ब्रेथ, इसी तरह जो ज्योमेट्रिकल नोटेशन है यूक्लिड जी ने दिए। तो उनके कुछ जो ज्योमेट्रिकल नोटेशन है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। वो ओवरऑल उनके कुछ ज्योमेट्रिकल नोटेशन है यहाँ पे, जो आपको पेन डाउन कर लेना है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो क्या क्या होते हैं। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि कहाँ से ज्योमेट्रिकल नोटेशन का उनको आइडिया आया होगा। फिर आते हैं हम लोग उनके कुछ डेफिनेशंस पे। जैसे उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए और उन्हीं से उनको क्या हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। जैसे उसके बाद जो उन्होंने डेफिनेशन दिए तो उसमें प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे उन्होंने क्या बोला कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया प्रॉपरली कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो इसके बाद क्वेश्चन अराइज होने लगा कि पार्ट क्या है, ठीक है, पार्ट क्या होता है। तो वो बताया गया कि चलो मान लो अगर बता सकते थे कि पार्ट इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई एरिया। फिर अगला क्वेश्चन आता कि बॉस की एरिया क्या है। तो इन सब के झमेले से और प्रूफ से दूर रहने के लिए उन्होंने इसको क्या बता दिया कि इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ऐसा होता है तो होता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ये एक पेज है मेरा, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। क्या सिमिलरली पॉइंट के साथ ऐसा पॉसिबल है? ये पेज है, ये पॉइंट अगर मैंने बना दिया तो क्या वो इस पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, ये बताना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो यही सारी चीजें यूक्लिड के साथ हुई। जैसे उन्होंने सब कुछ बता तो दिया पर उसका प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। प्रूफ इन द सेंस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मतलब कि इसका वेल डिफाइंड नहीं किया। इसको सिर्फ उन्होंने बता दिया कि ऐसा होता है, इसको मान लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो जो चीजें उन्होंने बताई थी वो बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही थी और उसको ज्यादा डिफाइन और वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आपके टेबल उस पे एग्जाम्स और पोस्टुलेट के ऊपर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, ओके, वो या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। अब ट्रू में 2 केसेस बन जाते हैं आपके। ट्रू में 2 केसेस क्या बनते हैं, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि उसको मानना ही है, वो हमेशा सच है। जैसे सन इज हॉट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि भैया सन इज हॉट यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये सबके लिए ट्रूथ है। मैं भी अगर मान लीजिए अगर आप मुझे पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो भी ये सत्य है, वो बदल नहीं जाएगा कि सन इज हॉट। और बाकी
उन्होंने, एक होता है ट्रूथ विद प्रूफ, मतलब जिसका प्रूफ लगता है, ठीक है। अच्छा तुम अच्छे हो, चलो इसका प्रूफ दो, क्या प्रूफ है कि तुम अच्छे हो। तो कुछ सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और कुछ होते हैं ट्रूथ विद प्रूफ। तो उनके मतलब उनके यानी कि यूक्लिड के जितने भी उन्होंने चीजें बताई हैं, मोस्टली सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। उसी ट्रूथ को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक को बोलते हैं एग्जाम्स, दूसरे को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। अब एग्जाम्स क्या होता है, वो चीजें जिनका कुछ प्रूफ ना हो, ठीक है, वो चीजें जिनका कुछ प्रूफ ना हो, वो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका कुछ प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया है कि एग्जाम्स। एग्जाम्स क्या, अब ये हो गया आपका एग्जाम्स। और बेसिकली दूसरा होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट में भी सेम सिनेरियो है, तो सर एक का नाम एग्जाम और एक का नाम पोस्टुलेट क्यों, जाहिर सी बात है बनना चाहिए, ये सवाल आपका बनना चाहिए। तो एग्जाम आप क्या करते हो बेटा, एग्जाम सिर्फ यूज होता है, सिर्फ या इन द सेंस बोल सकते हो मैथ्स के सारे स्ट्रीम में एग्जाम्स यूज होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाओ, पॉलिनोमियल्स में आ जाओ, ये हर सारी जगह आप एग्जाम को यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी जगह जहां पोस्टुलेट की बात करता हूं मैं, तो पोस्टुलेट को सिर्फ और सिर्फ आप ज्योमेट्री में ही यूज करते हो। प्रिसाइसली उन्होंने ज्योमेट्री के लिए ही पोस्टुलेट को बनाया था। तो अब कुछ टाइम बाद हम लोग सिर्फ एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यानी इन द सेंस 7 एग्जाम्स हैं आपके और 5 पोस्टुलेट हैं। ये सारी कहानी थी एग्जाम्स और पोस्टुलेट की। तो आइए अगले वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम के कुछ पोस्टुलेट्स। अब तक हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्स, यूक्लिड्स के कुछ एग्जाम्स, कुछ यानी 7 एग्जाम आपके सामने हैं। ये 7 एग्जाम होने के बाद मैं कुछ पोस्टुलेट्स बताऊंगा। उसके बाद हमारा बेसिकली बोल सकते हो आप कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज 5.1 का वो पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कुछ यानी 7। तो पहला एग्जाम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब अगर आप रिलेट करना चाहो तो फर्स्ट वाला, ठीक है, और थिंग्स विच कौन सा, ठीक है, नहीं, और थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ओके, एंड थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर मैं कह दूं कि A इज इक्वल्स टू B एंड C इज इक्वल्स टू B, ऐसा दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं सिमिलरली अगर ये थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि A अगर B के इक्वल है और C अगर B के इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि A इज इक्वल्स टू C, ठीक है। तब ये जाके हमारा एग्जाम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि इफ A इज इक्वल्स टू B होगा और C इज इक्वल्स टू B होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A और C इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, A और C भी आपस में इक्वल होगा। और सिमिलरली इसी से रिलेट करके अगर याद करना चाहो तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे, अब देखिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि A अगर इक्वल्स टू 2B हो गया और C इज इक्वल्स टू 2B हो गया, उस केस में भी क्या होगा बच्चों, हमारा A इज इक्वल्स टू C होगा, नो डाउट, क्योंकि फिर से वही सिनेरियो हुआ था जो फर्स्ट वाले सिनेरियो में हुआ था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो सेम वही है, इस बार सेम थिंग हो नहीं, अगर इस बार डबल हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो सिनेरियो दिया गया। उस केस में भी हमारा रिजल्ट नहीं बदलेगा। और फिर 7th वाला क्या कहता है, थिंग्स विच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए इस केस में मैंने डबल को हटा के सिर्फ क्या कर दिया, सिंपली अगर डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो इधर भी 2 हटा के मैं डिवाइड बाई 2 अगर कर दूं तो भी मेरा रिजल्ट नहीं बदलेगा। यानी कि अगर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके डबल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर उसका हाफ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एग्जाम 1, एग्जाम 6 और एग्जाम 7 को आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब बचा हमारा 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, उस पे आते हैं। ओके, सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, कोई बात नहीं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी कि अगर A इज इक्वल्स टू B है मेरा, ये अगर हमको दिया हुआ है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कहने का मतलब अगर दो इक्वल चीज है उसमें मैं कोई दोनों साइड में LHS और RHS में अगर कोई दो इक्वल वैल्यू, यानी कि अगर मैं 2 लिख दूं, 2 प्लस A, अगर ऐसा हुआ और यहां पे भी इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी कि अगर 2 इधर भी ऐड करूं तो क्या इन दोनों में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। यही हमारा ये एग्जाम कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब
अगर कोई चीज पहले से इक्वल है और उन दोनों में कुछ हम लोग सेम चीज ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। और सेम इससे आप रिलेट कर पाओगे सेकेंड और थर्ड को, आप रिलेट कर पाओगे सेकेंड और थर्ड को। अब इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, सेम स्टोरी। अब यहां पे प्लस कर रहा था मैं अब तक, अब यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि अगर यहां पे a -2 कर दूं और यहां पे b -2 कर दूं, ठीक है, तो भी सेम सीन रहने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे ऑलरेडी। उनमें से अगर इक्वल चीजें ही सब्ट्रैक्ट करूं मैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी, जो रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा। इतना, जैसे a अगर मेरा कुछ और एक एग्जांपल लेके कर लो, अगर a = a -2 है, मतलब कुछ पैसे आपके पास और आपके दोस्त के पास बराबर हैं, उनमें से अगर मैं दोनों से उतने वापस ले लूं, जैसे आपसे 2 रुपए ले रहा हूं, उनसे भी 2 रुपए ले रहा हूं, तो फाइनल में जो रिमाइंडर यानी कि जो बचा हुआ पैसा होगा दोनों के पास बराबर होगा। उससे आप रिलेट कर सकते हो सेकेंड और थर्ड। ओके, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, नो डाउट। कोइंसाइड कहने का मतलब आप समझ, एक मिनट, ये एक लाइन हो गई ए और ये बी, ठीक है, एक लाइन ए बी है, उसी पे दूसरी लाइन है सेम एज इट इज ऑन द लाइन, इसी पे लाई कर रहा है। इसी पे लाई करना मतलब कोइंसाइड। जैसे एक लाइन अगर ये मेरी उंगली है और एग्जैक्टली मैंने इसी को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये होता है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब अगर ए बी है वो किसके इक्वल होगा, बी ए के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही चीज यहां पे बताई जा रही है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट था इसका, ठीक है। अब द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या देखेंगे, अगर ये सर्कल ले लीजिए आप, मान लीजिए सर्कल का इतना पार्ट जो है उसको हमने नाम दे दिया G, ठीक है, और इस पूरे पार्ट का नाम C है, यानी कि सर्कल समझ लीजिए आप, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है G और C। तो यहां पे जो C होगा वो हमेशा बड़ा होगा G से, क्योंकि G उसका एक छोटा सा पार्ट है, समझ रहे हैं। यानी कि जो होल होगा वो हमेशा अपने पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा और बड़ा होगा, एक ही बात है। तो ये थे यूक्लिड के एग्जाम्स। इनको आपको थोड़े से अगर पॉसिबल हो तो आप पढ़ लीजिएगा, पॉसिबल हो इन द सेंस पढ़ लेंगे, काम ही आएगा ना, कभी इधर काम आ गया उधर आ गया, मतलब एक्सरसाइज में तो कभी ना कभी हेल्प ही करेगा। तो आज समझने के लिए तो सारी चीजें समझ ही गए हैं कि अगर क्या बोल सकते हैं 7 एग्जाम्स है, सातों के सातों, जिसमें से 3 तो आपस में रिलेटेड है कि अगर A = B है और आप बोल सकते हो C = B है, तो एक केस में अगर तो A और C इक्वल हो जाएगा, अगर उसका डबल हुआ तो भी A और C इक्वल होगा, उसका हाफ हुआ अगर तो भी A और C इक्वल होगा। और उस केस में जहां पे अगर हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं इक्वल्स में और कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिमाइंडर जो है दोनों केस में इक्वल आने वाला है, और एक केस में हमारा सम इक्वल आएगा और दूसरा बचता है कोइंसाइड वाला और होल पार्ट वाला। तो सातों एग्जाम्स काफी ईजी है बेसिकली, और आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी इसके बाद हम लोग आते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट पे। अब तक हम लोगों ने पढ़े थे यूक्लिड के 7 एग्जाम्स, अब उनकी पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं। तो पोस्टुलेट 5 है, बेसिकली बहुत इजी हैं। तो पहला वाला पोस्टुलेट ये है, पहला वाला पोस्टुलेट नहीं, बेसिकली एक एग्जाम है। वो ओरिजिनली पोस्टुलेट क्या था कि 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। लाइंस तो बहुत ड्रॉ हो सकती हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, आई गेस अब आपको क्लियर होगा, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लीजिए एक ऐसी लाइन हो गई, एक ऐसी लाइन हो गई, एक इधर से लाइन ड्रॉ हो गई, एक ऐसी हो गई, तो एक ऐसी हो गई, ये लाइन है। तो उन्होंने क्या बोला था सिर्फ पोस्टुलेट में कि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम मतलब एक लाइन तो होगी, और पर उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि सिर्फ एक ही होगी। तो उसी पोस्टुलेट को हम लोगों ने इस वर्जन में लिया है कि ये इसका एग्जाम के फॉर्म में कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक यूनिक लाइन पास करेगी, एक लाइन हमेशा इन दोनों के बीच से पास करेगी, और लाइन तो बहुत पास करेंगी, जैसे एक ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हुई है, ये भी लाइन है, सिमिलरली इस केस में भी, लेकिन एक यूनिक लाइन वो भी होगी जो दोनों पॉइंट से पास करेगी। ये इस एग्जाम में वो बताना चाहते थे। और सेकेंड पोस्टुलेट हमारा क्या एग्जाम में बताना चाहते हैं, इन द सेंस मैं इसके बारे में बात कर रहा था। बाकी पोस्टुलेट में उन्होंने बोला है कि सिर्फ 2 स्ट्रेट पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है।
अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन जैसे कि अगर एक लाइन हो गई, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सर बार बार ए बी क्यों ले रहे हो? अरे भाई मन है, पी क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये लाइन है तो इसको मैं इस तरफ भी कितना भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, जैसे डॉट 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 करते जाओ, खाली बैठे हो पूरा दिन भर प्रोड्यूस करते जाओ, पेज लाओ, दीवार लाओ, प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट हमारा कहता था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। इतना क्लियर हुआ। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कंपास है, सर्कल ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर का बना सकते हो रेडियस लेके, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके भी बना सकते हो, 60 सेंटीमीटर रेडियस लेके भी बना सकते हो। तो वही इसमें बताया गया है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ये वाला क्लियर हुआ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट है हमारा, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जाहिर सी बात है कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री सब 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। जैसे एक 90 मैंने बोल दिया कि रेक्टेंगल वाला जो 90 डिग्री है वो मेरा स्क्वायर के 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? दोनों 90 है ना भैया, 90 दोनों है। तो चाहे वो रेक्टेंगल का 90 बनाओ, चाहे वो स्क्वायर का 90 बनाओ, चाहे सीधे परपेंडिकुलर जब खींच रहे हो तो वो 90, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता। ये पोस्टुलेट इसको क्लियर करता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर वो राइट एंगल है तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट थोड़ा सा प्यारा है, इसी को देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। थोड़ा सा धीरे पढ़ते हैं, इसको इरेज किया जाए। इफ अ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कि अगर एक मैंने ऐसा पॉइंट बना दिया है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई, दो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो एज्यूम कर लेते हैं स्ट्रेट है, वैसे भी हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मान लिया कि ये दोनों स्ट्रेट है। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दो थी, उस पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल ऑन द, ठीक है, इंटीरियर। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर हुआ, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये लाइन फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। अगर इंटीरियर एंगल दो 90 डिग्री से कम है, यानी कि इस केस में हमको लग रहा है कि दो 90 डिग्री से इंटीरियर कम है, ठीक है, ठीक है, तो क्या आगे है देखते हैं। then two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angle। मिला जुला के कहना यह था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन लाई करती है और उन दोनों का जो ये इंटीरियर का सम है वो दो राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से कम है, ठीक है, 180 डिग्री से कम है, तो अगर जिस तरफ का इंटीरियर एंगल 180 से कम है उस तरफ की लाइंस को अगर हम लोग ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करते जाएं, ठीक है, तो उस साइड वो जाके मिलेंगी जिस साइड सम 90 डिग्री से कम है। यानी कि ओवरऑल इन दोनों को अगर प्रोड्यूस करते हो आप ऐसे, ठीक है, तो यहां पे जाके वो मिलेंगे। क्यों वो इस तरफ नहीं मिली? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एग्जाम कह रहा है कि जाहिर सी बात है 180 डिग्री से अगर इनका रिजल्ट कम हुआ, ठीक है, 180 डिग्री से अगर रिजल्ट कम हुआ, सम उन दोनों का दो राइट एंगल कहने का मतलब क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री से अगर ये कम हुआ तो इस तरफ अगर दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करोगे तो आप एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ये था हमारा पोस्टुलेट। तो अब हम सारा खेल खेल चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला खेल जो है यहां पे पूरा होता है। और बेसिकली अब हम लोग अगला वीडियो जब भी स्टार्ट करेंगे तब आपको करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत, ठीक है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो रहा है। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।